इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने सीपीसी के लेक्चर स्टार्ट किए थे, जहां पे हमने इसके पहले वाले लेक्चर में ऑर्डर 5 पढ़ा था, जहां पे बात किया गया है प्रतिवादियों को समन के बारे में। अर्थात जो प्रतिवादी हैं उनको किस प्रकार से समन की तामील की जाएगी, किस प्रकार से समन निकाला जाएगा, उनकी हाजिरी कैसे होगी, ये सारी प्रोविजंस आपको मिलेंगे ऑर्डर 5 में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर 16 की, अर्थात आदेश 16, जहाँ पे बात किया गया है साक्षियों को समन करना और उनकी हाजिरी। अर्थात जो साक्षी हैं, विटनेस है, अर्थात किसी भी केस में विटनेस बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, जो विटनेस है उनको समन की तामील की जानी है, तो किस प्रकार से की जाएगी तामील और उनकी हाजिरी कैसे होगी, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगे ऑर्डर 16 में। तो यहाँ पे ऑर्डर 16 में टोटल 21 रूल्स बताए गए हैं, जहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं रूल 1 to 10, अर्थात 10 रूल को हम आज कवर करने वाले हैं आज के सेशन में ऑर्डर 16 का। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे लेक्चर से कोई डाउट आता है या फिर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैसेज करिए, जो भी आपका डाउट हो कभी भी, तो आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो फ्रेंड, यदि आपने मेरे पहले के लेक्चर नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जहाँ पे आपको सीपीसी के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करें रूल फर्स्ट। यहाँ पे क्या बात किया गया, साक्षियों की सूची और साक्षियों को समन। अर्थात जो साक्षी होंगे, जितने भी विटनेस होंगे, तो उनकी क्या करनी पड़ेगी, एक सूची पेश करनी पड़ेगी पक्षकारों को न्यायालय में। आप कब पेश करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी यहाँ नीचे। तो सबसे पहले बात करें जो उपनियम 1 है, तो क्या बात करता है कि न्यायालय ऐसी तारीख को या उसके पूर्व जो नियत करे और जो विवादकों का निपटारा कर दिए जाने से 15 दिन के पश्चात का ना हो। अर्थात जो पक्षकार हैं वो अपनी जो साक्षियों की सूची है कब पेश करेंगे, जब कोई न्यायालय ऐसी तारीख नियत कर दे, ठीक है ना, या फिर उसके पूर्व, अर्थात जो तारीख नियत की गई है उसके पूर्व भी कर दिया जाता है साक्षियों की सूची पेश, या फिर जो विवादक का निपटारा किया जाता है, अर्थात जो फैक्ट इशू होते हैं उनका निपटारा कर दिए जाने के 15 दिन पहले। यहाँ पे क्या लिखा है, 15 दिन पश्चात का ना हो। तो यहाँ पे मतलब इसका मतलब क्या होगा कि 15 दिन के पहले क्या करना पड़ेगा, जो पक्षकार हैं उनको अपने साक्षियों की सूची पेश करनी पड़ेगी कि हाँ, ये मेरे फेवर में 2 साक्षी हैं, या फिर 4 विटनेस हैं, 10 विटनेस हैं, जितने भी विटनेस होंगे, साक्षी होंगे, उनको क्या करना पड़ेगा, उनकी एक सूची पेश करनी पड़ेगी न्यायालय में। तब यहाँ पे आपको मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि न्यायालय कोई तारीख नियत कर सकता है, ठीक है ना, या फिर जो विवादक का निपटारा किया जाता है उसके 15 दिन के पहले क्या करना पड़ेगा, पक्षकारों को उसकी सूची पेश करनी पड़ेगी। और न्यायालय में ऐसे व्यक्तियों की हाजिरी के लिए उनके नाम समन प्राप्त करेंगे। अर्थात न्यायालय क्या करेगा, समन जारी कर सकता है। फिर उसके बाद जब सूची प्रस्तुत हो जाएगी न्यायालय में साक्षियों की, तो वहाँ पर क्या होगा कि न्यायालय समन जारी करने के लिए अथोराइज हो जाएगा, प्राधिकृत हो जाएगा, वहाँ पे क्या करेगा, समन निकाल सकेगा। उसके बाद है उपनियम 2। उपनियम 2 क्या बात करता है कि यदि कोई पक्षकार किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए समन अभिप्राप्त करना चाहता है, अर्थात कोई पक्षकार क्या चाहता है कि हाँ, उस व्यक्ति की हाजिरी के लिए, अर्थात जो ए नाम का जो व्यक्ति है, ठीक है ना, वो पक्षकार है केस का। अब ये क्या चाहता है कि मान लीजिए बी नाम का व्यक्ति है और ये चाहता है कि इसकी जो हाजिरी है वो कोर्ट में हो। यहाँ पे क्या होगा कि उसकी जो समन है उसको अभिप्राप्त करने के लिए क्या करेगा, न्यायालय में आवेदन करेगा, और किस प्रयोजन के लिए वो क्या करना चाहता है, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें क्या लिखनी होगी, उसमें आवेदन में लिखनी होगी कि हाँ, मैं इस चीज़ के लिए उस व्यक्ति की हाजिरी चाहता हूँ। तो वहाँ पे क्या होगा कि उस साक्षी के समन किया जाना प्रस्थापित है। अर्थात जो व्यक्ति है, ठीक है ना, पक्षकार है, वो किसी अन्य व्यक्ति की क्या करना चाहता है, हाजिरी के लिए समन प्राप्त करना चाहता है, तो वो न्यायालय में आवेदन करेगा, और आवेदन किस रीजन से करना चाहता है वो रीजन भी उसमें लिखना होगा। उसके बाद है उपनियम 2। उपनियम 2 क्या बात करता है कि न्यायालय कारण अभिलिखित करते हुए किसी ऐसी साक्षी को जो उपनियम 1 में निर्दिष्ट सूची में वर्णित नामों से भिन्न हो, न्यायालय समन द्वारा या अन्यथा बुलाने की अनुमति तभी देगा जब ऐसा पक्षकार उक्त सूची में ऐसे साक्षी के नाम का वर्णन करने में लोभ के पर्याप्त कारण दर्शित कर देता है। अब मान लीजिए जो पक्षकार हैं उन्होंने सूची तो प्रस्तुत कर दी साक्षियों की, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि किसी व्यक्ति का नाम छूट गया, तो वहाँ पर क्या होगा कि
न्यायालय ऐसे साक्षी को तो समन कर सकता है, लेकिन कब करेगा? जब जो पक्षकार है वो ऐसा बताएगा, वहाँ पे पर्याप्त कारण देगा कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। वहाँ पे जो नाम था, सूची थी, उसमें उसका नाम वर्णित क्यों नहीं किया है, उसका लोप क्यों किया है, ये सारी चीज़ें यदि बताएगा न्यायालय को, ठीक है ना, ये दर्शित कर देता है, पर्याप्त कारण है, तो वहाँ पे क्या करेगा न्यायालय? उस साक्षी को भी समन जारी कर सकता है। तो यहाँ पे मेन क्या हो गया? मेन पॉइंट क्या है कि जो उपनियम में एक में अर्थात जो हमने ऊपर पढ़ा था, वहाँ पे जो सूची प्रस्तुत की जाती है उसमें क्या है? उस साक्षी का नाम नहीं है। तो वहाँ पर इससे रिलेटेड आपका ये प्रोविजन बात करता है। उसके बाद है उपनियम 4। इसमें से 4 उपनियम बताए गए हैं, ये लास्ट है। उपनियम 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस नियम में निर्दिष्ट समन पक्षकारों द्वारा न्यायालय से या ऐसे अधिकारी से जिसे साक्षियों की सूची फाइल होने के 5 दिन के भीतर नियुक्त किया जाए, आवेदन करके प्राप्त किए जा सकेंगे। अर्थात जो समन जारी किया जाता है, ठीक है ना, उपनियम 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो समन है वो पक्षकारों के द्वारा भी किया जा सकता है, ठीक है ना, या फिर ऐसे अधिकारी द्वारा भी साक्ष्यों को सूची फाइल होने के 5 दिन के भीतर। अर्थात कौन सा अधिकारी? जो सूची जब फाइल होती है, ठीक है ना, सूची जब प्रस्तुत होती है उसके 5 दिन के भीतर यदि किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है ऐसे काम के लिए, ठीक है ना, ऐसे अधिकारी को, तो वो भी क्या कर सकता है? समन अभिप्राप्त कर सकता है और जाके तामील करवा सकता है। उसके बाद है रूल 2। रूल 2 क्या करता है कि समन के लिए आवेदन करने पर साक्षी के व्यय न्यायालय में जमा करना। अब ये बात करता है कि यदि किसी साक्षी को समन किया जा रहा है, ठीक है ना, मान लीजिए ए है और ये बी, 2 पक्षकार हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ए नाम का व्यक्ति है, इसके फेवर में साक्ष्य देने के लिए सी, डी और ई, ये 3 व्यक्ति हैं, इनको क्या किया जा रहा है? समन किया जा रहा है। अब ये जो सी, डी, ई है, इसके फेवर में साक्ष्य तो देने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आने का खर्चा है यहाँ पर, ठीक है ना, यात्रा का खर्चा है, तो वो कौन देगा? ये जो ए नाम का व्यक्ति है जिसके फेवर में साक्ष्य दिया जा रहा है, वो क्या करेगा? न्यायालय में ऐसी राशि जमा करेगा। तो ऐसा क्या करेगा? न्यायालय ऐसा आदेश देगा और तभी वहाँ पर समन जारी किया जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं आपका रूल 2। तो सबसे पहले बात करें उपनियम 1 यहाँ पर, तो समन के लिए आवेदन करने वाला पक्षकार, अर्थात जो कौन सा पक्षकार? जो चाहता है कि उस समन किया जाए किसी व्यक्ति को, तो समन अनुदत्त किए जाने के पहले, अर्थात जब समन उसको प्रदान किया जाता है साक्षी को, उसके पहले और उस अवधि के भीतर जो नियत की जाए, अर्थात जो न्यायालय क्या करे? ऐसे नियत करे, अर्थात कोई तारीख ऐसा नियत कर दे कि हाँ इस तारीख के अंदर तुमको क्या क्या करना पड़ेगा? न्यायालय में उचित राशि जमा करनी पड़ेगी। तो जो नियम 1 के उपनियम 4 के अधीन आवेदन की तारीख से 7 दिन के पश्चात की ना हो, अर्थात जब उपनियम 4 अर्थात जो नियम 1 में ऊपर हमने पढ़ा था उपनियम 4, ठीक है ना, उसके अधीन जो आवेदन किया जाता है उसकी तारीख से 7 दिन के पश्चात की नहीं, 7 दिन के पहले ऐसी राशि क्या करनी पड़ेगी? न्यायालय को उचित प्रतीत होती है तो न्यायालय में जमा करेगा, जो सम्मानित व्यक्ति के न्यायालय में हाजिर होने के लिए यात्रा में व्यय होगा। अब यहाँ पर कुल मिला के बात ये कह रहा है कि जो आवेदन किया जाता है, ठीक है ना, कहाँ पर? उप नियम 1 के उपनियम 4 में, उसके अधीन, तो वहाँ पर क्या होगा कि उस तारीख से 7 दिन के पहले ऐसी राशि जमा करनी पड़ेगी न्यायालय में। क्यों? क्योंकि जो सामान जारी किया जा रहा है, ठीक है ना, विटनेस को, तो विटनेस के आने जाने का जो खर्चा होगा वो किससे वसूला जाएगा? जो पक्षकार होते हैं, वो कोर्ट वहन नहीं करता है खर्चा, वो पक्षकार से लिया जाता है, तो और सम्मानित व्यक्ति को दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको बताती है आपको उपनियम 1। उसके बाद है उपनियम 2। यहाँ पे विशेषज्ञ की बात की गई है। यदि साक्ष्य देने के लिए किसी विशेषज्ञ को सम्मानित किया गया है, अर्थात समन किसको किया गया है? कोई विशेषज्ञ है तो उसको समन किया गया है, तो जो भी उसका युक्तियुक्त पारिश्रमिक होगा, ठीक है ना, तो उसको वह दिया जाएगा। और ये किससे लिया जाएगा? पक्षकारों से। पक्षकार जो जिनके फेवर में साक्ष्य देने आ रहे हैं उनके द्वारा क्या किया जाएगा? पारिश्रमिक दिलाया जाएगा। उसके बाद है उपनियम 4, थर्ड इम्पोर्टेंट नहीं है, 4th आप पढ़िए, ठीक है। व्ययों का साक्षियों के सीधे संदाय किया जाना, अर्थात जहां पक्षकार द्वारा समन साक्षी पर सीधे तामील किया जाता है, अर्थात जो पक्षकार हैं उनके द्वारा क्या किया जा रहा है? डायरेक्ट तामील किया जा रहा है साक्षी पर, विटनेस पर। तो वहाँ पर उपनियम 1 में निर्दिष्ट व्यय साक्षी को पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा प्रदान किया जाएगा, अर्थात जो पक्षकार है या फिर उसका कोई एजेंट है उसके द्वारा क्या किया जाएगा?
जो साक्षी हैं, विटनेस है, उनको पैसे दिए जाएंगे, आने जाने का जो खर्च है वो दिया जाएगा डायरेक्ट, अगर यदि डायरेक्ट कर रहे हैं तामील तब, ठीक है। उसके बाद है रूल 3। रूल 3 क्या बात करता है? साक्षी को व्ययों का निवेदन यदि समन की तामील सम्मानित व्यक्ति पर वैयक्तिक रूप से की जा सकती है। अर्थात जो समन की तामील करनी है, यदि मान लीजिए वो क्या हुआ, व्यक्तिगत रूप से सामने दिया जा सकता है, तो समन क्या होगा? समन की तामील करते समय वह राशि जो न्यायालय में जमा की गई है सम्मानित व्यक्ति को निवेदित की जाएगी। अर्थात जो न्यायालय में राशि जमा की गई है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो विटनेस है उनको डायरेक्ट दे दिया जाएगा वह राशि। उसके बाद है जहां अपर्याप्त राशि जमा की गई है वहां प्रक्रिया। अब मान लीजिए जो विटनेस हैं उनको आने जाने का जो खर्च है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वो ज़्यादा हो गया, और जो राशि जमा की गई है न्यायालय में वो क्या है, कम है, तो वहां पर क्या प्रक्रिया होगी, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी आपको रूल 4 में। तो फर्स्ट उपनियम है क्या है, जहां न्यायालय को या ऐसे अधिकारी जिसे इस निमित्त नियुक्त किया गया है यह प्रतीत होता है कि न्यायालय में जमा की गई राशि ऐसे व्ययों या युक्तियुक्त पारिश्रमिक को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अर्थात न्यायालय को या फिर ऐसे अधिकारी को, कौन सा अधिकारी, जिसे तामील के लिए नियुक्त किया गया था, यदि उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो न्यायालय में राशि जमा की गई है वह क्या है कि व्ययों को वहन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो वहाँ पर न्यायालय क्या करेगा, जो सम्मानित व्यक्ति है उसको अतिरिक्त राशि, मतलब कि जो अधिक राशि लगेगी उसको क्या किया जाए, दिए जाने का निर्देश देगा न्यायालय, और जो उस मामले में आवश्यक प्रतीत हो। अर्थात यदि मान लीजिए राशि क्या है, अपर्याप्त जमा की गई है, पर्याप्त नहीं है वहाँ पे व्ययों को पूरा करने के लिए, तो न्यायालय अतिरिक्त राशि दिए जाने के लिए क्या करेगा, निर्देश देगा, और ऐसा निर्देश देगा जो उसके लिए आवश्यक प्रतीत हो, और संदाय के करने में व्यतिक्रम की दशा में। अर्थात जो पक्षकार हैं उनको क्या करेगा, यदि ये डिफॉल्ट करते हैं, ठीक है ना, व्यतिक्रम करते हैं, तो वहाँ पर क्या आदेश कर सकेगा कि ऐसी राशि समन करने वाले पक्षकार की, अर्थात जिन पक्षकार की ओर से क्या किया जा रहा है, समन किया जा रहा है, तो उनकी जंगम संपत्ति, जंगम संपत्ति का मतलब क्या होता है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी, उनकी कुर्की की जाए और विक्रय के द्वारा उद्ग्रहित की जाए, और यह बिना साक्ष्य के उसे उन्मोचित कर दिया जाए। अर्थात जो अदर पार्टी है यदि ऐसा राशि नहीं जमा करते हैं, ठीक है ना, अतिरिक्त राशि जो दिए जाने का निर्देश दिया जा रहा है न्यायालय के द्वारा, उसको यदि नहीं दिया जाता है तो उनकी जो संपत्ति है उसकी कुर्की की जाएगी और विक्रय कर दिया जाएगा, और या फिर क्या किया जाएगा, जो बिना साक्ष्य हैं उनके उनको उन्मोचित कर दिया जाएगा। उसके बाद है दूसरा उपनियम 2, एक दिन से अधिक रोके जाने पर साक्ष्यों को व्यय। अर्थात मान लीजिए कोई विटनेस आया, ठीक है ना, और उसको क्या हुआ कि एक दिन से अधिक मान लीजिए रुकना है, अब वो दूसरी जगह, जिसे ए नाम का विटनेस है वो कहीं और रहता है, अब उसके खर्चे पे आया एक दिन के लिए, अब न्यायालय को कैसा प्रतीत हुआ कि जो ए नाम का व्यक्ति आया है उसको एक दिन और रुकना पड़ेगा वहाँ पे, तो न्यायालय ऐसा आदेश देगा कि जो भी खर्चा है उसके एक दिन रुकने के लिए वो पक्षकार से लिया जाएगा, ठीक है ना, और यदि ऐसा जो राशि है वो नहीं देता है, व्यतिक्रम करता है, डिफॉल्ट करता है, तो वह उसकी जो संपत्ति, जंगम संपत्ति है, उसकी कुर्की कर सकता है और उसका विक्रय कर देगा, या फिर साक्ष्य देने की अपेक्षा किए बिना ही उन्मोचित कर सकेगा। अर्थात यदि ऐसा साक्ष्य देने के अपेक्षा के बिना, साक्ष्य देने की अपेक्षा के बिना क्या है कि इसे अपेक्षा की गई थी साक्ष्य देने की, अब मान लेगा कि इसकी अपेक्षा नहीं है, ठीक है ना, उस साक्ष्य के बिना ही क्या कर देगा, उन्मोचित कर देगा जो अदर पार्टी है। उसके बाद है रूल 5। रूल 5 क्या बताता है कि हाजिरी के समय, स्थान और प्रयोजन का समन में निर्दिष्ट किया जाना। अर्थात यहाँ पे क्या है कि जो समन जारी किया जाएगा किसी भी विटनेस को, उसमें क्या क्या लिखा होगा, उसमें समय लिखा होगा कि किस समय पे आपको उपस्थित होना है, किस स्थान पे उपस्थित होना है, और प्रयोजन का मतलब क्या है कि किस रीजन से आपको उपस्थित वहाँ पे होना है, या तो दस्तावेज पेश करना है, या साक्ष्य देना है, या फिर किसी अन्य कारण से है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वह कारण उस समन में लिखना होगा, निर्दिष्ट करना होगा, ये बताता है आपका रूल 5। उसके बाद है रूल 6। रूल 6 क्या बात करता है, दस्तावेज पेश करने के लिए समन। अर्थात जो समन है वो दस्तावेज पेश करने के लिए भी हो सकता है, तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देने के सिवाय, अर्थात जो साक्ष्य तो दिया ही जा सकता है, उसके सिवाय
क्या किया जा सकता है, दस्तावेज पेश करने के लिए भी सम्मानित किया जा सकेगा। और केवल दस्तावेज पेश करने के लिए इसको सम्मानित व्यक्ति उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बदले ऐसी दस्तावेज को पेश करवा देता है। उसके बारे में समझा जाएगा कि उसने समन का अनुपालन किया है। अब मान लीजिए जो ए नाम का विटनेस है, इसको न्यायालय ने समन किया कि उसके पास जो डॉक्यूमेंट है वो आगे न्यायालय में पेश करे। अब ये क्या करता है कि जो बी नाम का इसके साथ काम करता है, तो यहाँ पे बोला कि जाके इस डॉक्यूमेंट को न्यायालय में प्रस्तुत करके आओ। तो यहाँ पे क्या बी ने क्या कर दिया, जाके वहाँ पे न्यायालय प्रस्तुत कर दिया। तो न्यायालय यह समझेगा कि हाँ, जो ए नाम का व्यक्ति है वह स्वयं आगे वहाँ पे क्या किया है, दस्तावेज पेश कर दिया है। क्यों? क्योंकि न्यायालय को वो सिर्फ दस्तावेज चाहिए, तो दस्तावेज कोई भी ला के पेश कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे न्यायालय क्या समझेगा कि समन का अनुपालन कर दिया गया है। उसके बाद है रूल 7। रूल 7 क्या बात करता है, न्यायालय में उपस्थित व्यक्तियों को साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए अपेक्षित करने की शक्तियाँ। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति हैं, ठीक है ना, न्यायालय में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, पक्षकार की तरफ से होते हैं, ठीक है ना, वादी की तरफ से, प्रतिवादी की तरफ बहुत सारे पक्षकार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, यदि न्यायालय समझता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ उस व्यक्ति को क्या करना है कि उसके जो कब्जे में है संपत्ति, तो क्या करे, वो पेश करें। कोई डॉक्यूमेंट है उसके संपत्ति कब्जे में, तो वो पेश करे। तो ऐसा क्या करना पड़ेगा, न्यायालय अपेक्षा कर सकेगा कि वह साक्ष्य दे या ऐसी कोई दस्तावेज पेश करे जो उस समय उसके कब्जे में या शक्ति में हो। अर्थात कुल मिला के बात यह है रूल 7 में कि यदि जो जैसे ए नाम का जो व्यक्ति है वो न्यायालय में उपस्थित है, तो ठीक है ना, तो न्यायालय ऐसी अपेक्षा कर सकेगा कि इसके कब्जे में जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, तो वो क्या करे, न्यायालय में पेश करे। बस इतनी बात करते हैं आपको रूल 7। उसके बाद है रूल 8। रूल 8 क्या बात करता है, समन की तामील कैसी होगी। तो समन की जो तामील होगी वो किस प्रकार से होगी, ये बताता है आपको रूल 8। इस आदेश के अधीन हर समन की तामील वैसी ही रीत से की जाएगी जैसी प्रतिवादी के नाम निकाले गए समन की तामील की जाती है। अर्थात जो हमने ऑर्डर 5 में पढ़ा था कि किस प्रकार से प्रतिवादी को समन की तामील की जाती है, उसी प्रकार से तामील की जाएगी साक्षियों को। तो ये बताता है आपका रूल 8। और बयान आदेश 5 के वे नियम जो तामील के सबूत से संबंधित हैं, उन सभी समनों की दशा में लागू होंगे जिनकी तामील इस नियम के अधीन की गई। अर्थात जो ऑर्डर 5 में कुछ रूल्स बताए गए तामील के लिए, वो यहाँ पर भी लागू हो जाएगी यदि साक्षियों को समन की तामील करवानी है। उसके बाद है रूल 9। रूल 9 क्या बात करता है, समन की तामील के लिए समय, अर्थात जो सभी दशाओं में तामील उस समय से पर्याप्त पूर्व की जाएगी जो सम्मानित व्यक्ति की हाजिरी के लिए समन में निर्दिष्ट हो, जिससे उसे तैयारी करने तथा उस स्थान तक जहां उस पर उसकी हाजिरी अपेक्षित है यात्रा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। अब मान लीजिए जो न्यायालय है, ठीक है ना, जो कोर्ट है, उसने बी नाम के व्यक्ति को समन किया है। तो समन ऐसे नहीं कि आज कर दिया और आज ही इसको पेश होना है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, समन जो है वो इतने पूर्व किया जाता है, इतने पर्याप्त समय के पूर्व किया जाता है कि जो अदर पार्टी जिसको समन किया जा रहा है उसको पर्याप्त समय मिल जाए, ठीक है ना। पर्याप्त समय क्यों, क्योंकि इसको जो तैयारी करनी है कि हो सकता है कोई साक्ष्य देना हो, कोई डॉक्यूमेंट पेश करना हो, तो उसको इधर उधर ढूंढने में, ठीक है ना, तो टाइम तो लगता है। तो यहाँ पे उसको टाइम देने के लिए इसके आने जाने के जो टाइम है, ठीक है ना, आने का यहाँ प्रस्तुत होने का टाइम है, उसको भी देखा जाता है। इस जो साक्षी है वो कहाँ पे रहता है, उसकी दूरी कितनी है न्यायालय से, ये सारी चीज़ें देखने के बाद क्या करता है, उसको समन जारी करता है। उसके बाद है रूल 10। रूल 10 क्या बात करता है, जहाँ साक्षी समन का अनुपालन करने में असफल रहता है वहाँ प्रक्रिया। यदि मान ली किसी विटनेस को न्यायालय ने समन किया है और उसको तामील को जो अनुपालन करने में, ठीक है ना, साक्षी समन का अनुपालन करने में क्या कर रहता है, असफल रहता है, समन का अनुपालन नहीं कर सकता है, तो वहाँ पर क्या प्रक्रिया होगी, तो जहाँ पर वह व्यक्ति जिसके नाम जहाँ वह व्यक्ति जिसके नाम साक्ष्य देने को हाजिर होने के लिए, अर्थात यह दस्तावेज पेश करने के लिए समन निकाला गया है, ऐसे समन के अनुपालन से हाजिर होने या दस्तावेज पेश करने में सब असफल रहता है।
अर्थात यदि किसी व्यक्ति के नाम पे ऐसे समन निकाला गया है, ठीक है ना, कि साक्ष्य देने के लिए, अब साक्ष्य देने के लिए हो सकता है या फिर दस्तावेज पेश करने के लिए समन निकाला गया है, तो वहाँ पर जिस व्यक्ति को ऐसा समन जारी किया गया है वो क्या रहता है, असफल रहता है वहाँ पर प्रस्तुत होने में, या फिर कोई डॉक्यूमेंट पेश करने में वो क्या रहता है, असफल रहता है। तो वहाँ पर न्यायालय क्या करेगा, यदि तामील करने वाले अधिकारी का प्रमाण पत्र शपथ पत्र द्वारा सत्यापित नहीं किया गया, अर्थात जो जिसने तामील किया है, ठीक है ना, उसका जो प्रमाण पत्र पर शपथ पत्र द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है, या फिर ऐसा लिखा नहीं गया है, या फिर समन की तामील पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा कराई गई है, तो तामील करने वाले अधिकारी या पक्षकार की जिसने शपथ पत्र पर तामील कराई थी उसकी न्यायालय क्या कर सकता है, शपथ पत्र पर परीक्षा कर सकेगा कि हाँ उसने तामील करवाई है या नहीं, ठीक है ना। तो तामील होने या ना होने के बारे में न्यायालय क्या कर सकता है, उस व्यक्ति की परीक्षा कर सकता है जिसने तामील ऐसी करवाई थी। उसके बाद उपनियम 2 की बात करें तो यहाँ पर न्यायालय को यदि प्रतीत होता है कि ऐसा साक्ष्य देना तात्विक है, तात्विक का मतलब क्या होता है कि महत्वपूर्ण है, न्यायालय को कैसा प्रतीत हो रहा है कि जो साक्ष्य देना है वो क्या है, महत्वपूर्ण है किसी केस में, किसी वाद में, तब ऐसे समन के अनुपालन में और क्या हुआ है, उचित कारण के बिना असफल रहा है या वह तामील से अपने आप को साहस है बचाया है। अर्थात कोई विटनेस है जिसको समन किया गया था लेकिन वो क्या कर रहा है, उचित कारण के बिना असफल रहा है वहाँ पर प्रस्तुत होने में, या फिर अपने आप को क्या कर रहा है, अपने साहस है बचाया है तामील से, तो वहाँ पर न्यायालय उससे अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा निकाल सकेगा। अर्थात जो उद्घोषणा उससे संबंधित निकाल सकेगा ऐसे विटनेस के लिए, और ऐसी उद्घोषणा की प्रति, ठीक है, क्या करेगा, उस गृह के बाहर द्वार पर या अन्य सहज दृश्य भाग पर लगाई जाए जिसमें वह मामूली तौर पर निवास करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई साक्ष्य देना क्या है, महत्वपूर्ण है, तात्विक है किसी बात में, तो वहाँ पर जो विटनेस है वो क्या कर रहा है, समन के अनुपालन में उचित कारण के बिना, अर्थात उसके पास कोई उचित कारण नहीं था, युक्तियुक्त कारण नहीं था, फिर भी वो क्या है, असफल रहा वहाँ प्रस्तुत होने में, या फिर क्या कर रहा है, तामील को अपने आप से बचा रहा है तामील होने से। जब समन की तामील की जा रही है किसी अधिकारी के द्वारा तो वो क्या कर रहा है कि उससे बच रहा है, उससे छुप रहा है कि हाँ मेरे को उसकी तामील ना हो पाए, तो वहां पर न्यायालय क्या कर सकेगा, उसके नाम का एक उद्घोषण निकाल सकेगा और उस उद्घोषण की प्रति को क्या करेगा, उस गृह के बाहर द्वार पर लगाएगा या फिर अन्य सहज दृश्य भाग पर लगाएगा जिसमें क्या कर रहा है, वह मामूली तौर पर निवास करता है, कौन, जो विटनेस है, साक्षी है, ठीक है ना, उसके गृह के बाहर लगाया जाएगा। उसके बाद है उपनियम 3। उपनियम 3 क्या बात करता है, न्यायालय ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट प्रतिभूति सहित या रहित निकाल सकेगा। अर्थात यदि उद्घोषणा से भी कुछ नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा, विटनेस के नाम पर क्या करेगा, गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। अब जो वारंट है वो तो प्रतिभूति के सहित हो सकता है या फिर प्रतिभूति के बिना भी हो सकता है, परंतु यहाँ पे एक परंतु भी बताया गया है कि कोई भी लघु वाद न्यायालय, अर्थात जो लघु वाद न्यायालय होते हैं जो आपको सीपीसी के सेक्शन 7 और 8 में बताया गया है कि लघु वाद न्यायालय, प्रांतीय लघु वाद न्यायालय, प्रेसिडेंसी वाला बताया गया है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होगा कि कोई भी लघु वाद न्यायालय स्थावर संपत्ति की कुर्की के लिए आदेश नहीं करेगा। अर्थात जो लघु वाद न्यायालय होते हैं, ठीक है ना, स्मॉल कॉस्ट कोर्ट होते हैं, तो वहां पर क्या होगा, उनके द्वारा जो स्थावर संपत्ति की कुर्की के लिए आदेश नहीं निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारा ऑर्डर 16 का रूल 1 से लेकर रूल 10 तक के प्रोविजंस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।